Hello everyone. In this video, we are going to talk about the anti-dumping duty that India has imposed on the five Chinese goods. So इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे that why it is in news, what is dumping, what is anti-dumping duty. Further, international level पे अगर देखा जाए तो anti-dumping duty की क्या वैलिडिटी है. Further, इसे impose कौन करता है इंडिया में और एंटी डंपिंग ड्यूटी और अदर टैरिफ्स जो कि इम्पोज किए जाते हैं अंडर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी इनमें डिफरेंस क्या होता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाई इट इज इन न्यूज. सो रिसेंटली न्यूज ये है कि इंडिया ने इम्पोज की है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द फाइव चाइनीज गुड्स फॉर 5 years. ठीक है, तो 5 साल के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की गई है ऑन फाइव चाइनीज गुड्स. नाउ ये फाइव चाइनीज गुड्स आखिर क्या है? सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यू कैन सी हियर. एल्यूमिनियम से बने हुए काफी सारे सामान, छोटे छोटे सामान जो एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं, इनके ऊपर लगाई गई है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी. फर्दर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन सीलेंट होता है, ये यूजुअली थर्मल और सोलार पावर जनरेशन में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड चीजों को कलर करने के लिए यूज किया जाता है, इसका डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है. इसके ऊपर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिक्सचर्स जो होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं आपके एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, इन सब चीजों के ऊपर चाइना से जिसका हम हैवी अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर लगाई गई है एक टैरिफ जिसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी. नाउ व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? समझ में आ रहा है वर्ड से कि ये डंपिंग को रोकने के लिए है. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये डंपिंग क्या होती है. सो देखिए, आप किसी फेयर प्राइस पे अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट इज ओके, लाइक दैट इज द पार्ट ऑफ द हेल्दी कंपटीशन. बट जैसे कि चाइना करता है, हम सबको पता है कि चाइना की जो चीजें हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, बहुत चीप रेट में अवेलेबल हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन क्या ये चाइना अपने होम कंट्री में भी चीजों को इतना ही सस्ता करता है? देखिए, ऐसा नहीं है. चाइना अब चाइना क्या करता है कि अपने होम कंट्री में तो एक एवरेज प्राइस में ये चीजों को सेल कर रहा है, बट जब वो उन्हें एक्सपोर्ट करता है तो वो बहुत चीप रेट में करता है. वी ऑल नो चाइना इज फेमस फॉर इट. ठीक है, मतलब धीरे धीरे अपने इन चीप एक्सपोर्ट्स की वजह से, ठीक है, अपनी चीजों को चीप रेट पे फॉरेन कंट्रीज में सेल करने की वजह से चाइना ने बहुत बड़ा एक मार्केट कैप्चर कर लिया है. ठीक है, कंट्रीज आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. क्यों? क्योंकि कहीं और उन्हें वही चीज बहुत महंगी मिलती है, बट चाइना से इंपोर्ट करने में उन्हें वही चीज बहुत सस्ती मिलती है. नाउ लेट अस सी चाइना आखिर ये करता कैसे है. तो देखिए, डंपिंग इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फेयर प्राइस पे चीजें जो है वो सेल नहीं की जाती हैं. अब ये फेयर प्राइस है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो सपोज वी ऑल नो चाइना इज अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरर. उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे वो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स और कमोडिटीज की. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्टर. ठीक है, इन्वर्टर का एग्जांपल ले लेते हैं. एक कंपनी ए है जो कि एक इंडियन कंपनी है. ठीक है, और एक कंपनी बी है जो कि एक चाइनीज कंपनी है. ठीक है, अब चाइनीज कंपनी क्या करती है, एक इन्वर्टर जो है इसको मैन्युफैक्चर करती है 20,000 रुपीज में. ठीक है, 20,000 रुपीज में. दैट मीन्स अगर हम बात करें चाइनीज मार्केट में इसकी क्या कॉस्ट है, चाइनीज लोगों को ये किस रेट में अवेलेबल होता है, तो ये 20,000 में होता है. ठीक है, 20,000 में होता है. लेकिन यही इन्वर्टर जब चाइना एक्सपोर्ट करता है, ये कंपनी जब एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो यही एक्सपोर्ट कर देती है 10,000 में. ठीक है, चाइना जब इसी इन्वर्टर को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में तो इसकी कीमत क्या है, 20,000 ही है, लेकिन जब इसी को ये एक्सपोर्ट करता है तो ये 10,000 में कर देता है. ऑन दी अदर हैंड हम अगर बात करें हमारी इंडियन कंपनी की, ठीक है, तो इंडियन कंपनी जो है ये क्या कर रही है, ये वही इन्वर्टर सेम फीचर्स के साथ, सेम कैपेसिटी के साथ वो इन्वर्टर बना रही है 15,000 में. ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी जैसी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. और ऑब्वियसली इन सब के ऊपर कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, और इसमें अगर आप एक मार्जिनल प्रॉफिट ऐड कर दो तो उसकी एक सर्टेन फेयर वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये इंडियन कंपनी जो है वो एक फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के साथ में इसे तरह का एक इन्वर्टर जो है वो 15,000 में सेल कर रही है. ठीक है,
अब एक चीज बताइए, एज अ कस्टमर आप किससे चीजें खरीदना पसंद करोगे? ठीक है, आप क्या इंडियन कंपनी से यही सेम टाइप की चीज 15,000 में खरीदोगे, या चाइनीज कंपनी से यही सेम चीज 10,000 में खरीदोगे? ऑब्वियसली बात है, आप ये चाइना से इंपोर्ट करना पसंद करोगे, क्योंकि इंपोर्ट करना आजकल ईजी है, नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क. सो what will happen, people will prefer to import it from China rather than buying it from their own domestic कंपनी. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें चीप रेट में चीज जो है वो अवेलेबल हो रही है. क्या चाइना को इससे कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो देखिए, चाइना को अभी तो फिलहाल इससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब ये 20,000 की चीज को 10,000 में सेल कर रहा है, सो ऑब्वियसली चाइना इज गोइंग टू सफर लॉसेस. बट लॉन्ग रन में ये इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियंस क्या करेंगे, इंडियंस ये चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पसंद करेंगे. ठीक है, चाइना से ये इंपोर्ट करना पसंद करेंगे. धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा, तो ये इंडियन कंपनी कितने दिन तक आखिर ऐसे मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी? ऑब्वियसली इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव, है ना? इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंपनी ए जो है वो इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएगी, इंडस्ट्री को एग्जिट कर देगी. ठीक है, और इस तरीके से ये ऑप्शन जो है 15,000 वाला, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, चाइना ने उस कंट्री का, जहां पे ये एक्सपोर्ट कर रहा है, उस कंट्री का जो लोकल कंपटीशन है ना, लोकल कॉम्पिटिटर है, उसको ही एलिमिनेट कर दिया. यहाँ पे इस अब इंडिया में चाइना की क्या बन गई, चाइना की बन गई मोनोपोली. ठीक है, अब चाइना अब ये 10,000 के इन्वर्टर को अगर 25,000 का भी सेल करेगा, तो भी लोग खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि अब उनके पास ये 15,000 वाला ऑप्शन है ही नहीं, ये इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है. ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग रन में ये बेनिफिट करता है चाइना को. और इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह की अनफेयर प्रैक्टिस को यूज करके चाइना ने काफी सारे कंट्रीज में लोकल कंपटीशन को तो पूरी तरह खत्म कर दिया है, और हेविली डिपेंडेंट बना दिया है कंट्रीज को चाइनीज गुड्स के ऊपर. ठीक है, सो जब जब भी कोई जब भी कोई कंट्री किसी फॉरेन मार्केट में किसी पर्टिकुलर commodity को सेल करता है लोअर देन at a price lower than on which it sells the same commodity in their own market, at a price lower than on which they sell the same commodity in their own market, it is known as the dumping. और ये dumping जो है वो बहुत ही unfair practice है, क्योंकि ये मोनोपोली क्रिएट कर देती है, ये दूसरी इंडस्ट्रीज को एलिमिनेट कर देती है. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन हियर. इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो एंटी यू नो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए. सो इसी के लिए इम्पोज किए जाते हैं कुछ टैरिफ्स. नाउ because it is an unfair practice, so there is a big no for this kind of practices. So no dumping China, because there are the tariffs ahead. Yes, अगर चाइना अगर इस तरह की डंपिंग करेगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन नहीं है? हमारे पास भी ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करने का. ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज करने का. अब इंडिया क्या करेगा? यहाँ पे हमने देखा कि जो इंडियन कंपनी है, ये 15,000 में उस इन्वर्टर को सेल कर रही थी, और जो चाइना की कंपनी है, चाइना जो है ये इसी को 10,000 में सेल कर रहा था इंडिया में. ठीक है, अब इंडिया क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, ये चाइना से जो इंपोर्ट्स आएंगे, इंपोर्ट करोगे अगर आप चाइना से, जो सामान आएगा, या तो वो प्लेन से आएगा, या तो वो ट्रेन से आएगा, या तो वो शिप से आएगा. और रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, तीनों पे ही हमारे कस्टम्स जो हैं वो खड़े रहते हैं, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी इकट्ठी करने के लिए. ठीक है, कस्टम ड्यूटी क्या है? जब भी आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हो, तो एक सर्टेन टैक्स आपको पे करना पड़ता है, जिसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स हैं, इंडिया क्या कहेगा उनको? इंडिया ये कहेगा कि भाई आपको इनसे एक तरह का और टैरिफ लेना है, दैट इज दी एंटी डंपिंग ड्यूटी. दैट मीन्स ये जो इस तरह की डंपिंग हमारे यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाने के लिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इम्पोज करेंगे इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ टैरिफ या फिर टैक्स हम कह सकते हैं, जो कि डंपिंग के अगेंस्ट यूज करा जाता है एज अ टूल.
तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा। ठीक है, सपोज इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी ऑफ 5,000। ठीक है, बहुत हैवी होती है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। 5,000 की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब जो भी इम्पोर्टर है, जिसने इसको इम्पोर्ट करा है, सपोज मैंने इसे इम्पोर्ट किया था, तो अब मुझे ये 10,000 की कॉस्ट के ऊपर 5,000 का जो टैक्स है ये भी पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो 15,000 का पड़ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो 15,000 का पड़ जाएगा। सो अगर काफी टाइम तक ये चीज बनी रहती है तो क्या होगा कि मैं प्रेफर करूंगी कि मैं सेम क्वालिटी और सेम कैपेसिटी की चीज इंडियन मार्केट से परचेज कर लूं। वाई शुड आई गो पे दिस एक्स्ट्रा टैक्स एंड बाय द चाइनीज गुड्स? इन फैक्ट अगर मुझे ये सेम प्राइस हो चुका है अब इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या होगा? इंडियन मैन्युफैक्चरर से लोग चीजें खरीदेंगे चाइना से इंपोर्ट करने की जगह। ठीक है, सो इस तरीके से ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो वर्क करती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ टैरिफ, इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। प्रोटेक्शनिस्ट क्यों? क्योंकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए हम इसे यूज करते हैं अगेंस्ट डंपिंग। ठीक है, बाय दी अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड दी अदर कंट्रीज हु एक्सपोर्ट एट अ वेरी चीप रेट। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एंटी डंपिंग ड्यूटी का यूज करके अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। और ये इम्पोज कौन करता है? ये वो डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज करती है जहां पे इन चीजों को इम्पोर्ट किया जा रहा है। सपोज यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इसे इम्पोज कर रही है। ठीक है, और इस कितना होता है? ये बहुत हाई होता है। ये इतना हाई होता है कि कम से ये इम्पोज करने से लगभग जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाए, या तो होम कंट्री में जितना अवेलेबिलिटी है, मतलब जितने पे सेल किया जाता है वो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, या तो उससे हायर ही रहे। ठीक है, जिससे क्या हो कि लोग इंपोर्ट करने की जगह प्रेफर करें होम कंट्री से खरीदना सेम चीज। ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो ये बेनिफिशियल ही होता है, क्योंकि ये हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को सेव करने का काम करता है। अब अगर हम बात करें एंटी डंपिंग ड्यूटी की, तो ये ग्लोबल लेवल पे कितनी वैलिड है? क्या ग्लोबल लेवल पे इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज कर देना फेयर माना जाता है? तो यस, ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो इट इज वैलिड इन द इंटरनेशनल मार्केट। और इसे इसकी वैलिडिटी कहाँ से मिलती है? इसे इसकी वैलिडिटी मिलती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। सो द वैलिडिटी ऑफ दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। World Trade Organization क्या है? It is basically an intergovernmental organization that regulates and kind of facilitates the international trade between the different countries. अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसकी जो मेंबरशिप है, दैट मीन्स इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? इसके 164 मेंबर कंट्रीज हैं एज ऑफ नाउ। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके जेनेवा में। ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी को खुद तो इम्पोज नहीं करता है, बट हाँ, गवर्नमेंट्स को ये राइट जरूर देता है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज कर सकते हैं इफ दे फाइंड इन द इन्वेस्टिगेशन दैट दिस इज एन अनफेयर प्रैक्टिस। यहाँ पे किसी तरह की डंपिंग हो रही है, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के टैरिफ्स जो है वो उनको, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या देता है? इसको वैलिडिटी देता है। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद इंपोज नहीं कर सकता? तो ये खुद से इंपोज नहीं करता है। ये कहता है कि अगर कंट्रीज को ऐसा लग रहा है कि उनके कंट्री में डंपिंग हो रही है, कोई शिकायत मिलती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया जाता है कि उनके कंट्री में किसी तरह की डंपिंग हो रही है, अनफेयर प्रैक्टिस है ये, तो वो इस तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी कि इंडिया में इसे इम्पोज करने का काम कौन करता है। क्या गवर्नमेंट आर्बिट्ररली इसे इम्पोज कर सकती है अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए? तो नहीं, गवर्नमेंट यूं ही इसे इम्पोज नहीं कर सकती है। क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की कोई प्रैक्टिस हो रही है, जब ये इस इंडियन कंपनी को लॉस होगा, तो ये इंडियन कंपनी क्या करेगी? कहीं तो कंप्लेंट करने जाएगी कि भाई इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है और इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो एक कंप्लेंट जो है वो, एक एप्लीकेशन जो है वो जरूरी होती है। सो जो भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं? वो एप्लीकेशन दे सकती है। एप्लीकेशन किसको देंगी? ये देंगी आपकी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को। ठीक है, हमारा क्या होता है, एक मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट
के अंदर, और मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं बहुत सारे ऑफिसेस। तो इसी तरीके से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसके हमें पता है कि एट प्रेजेंट जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो है पीयूष गोयल। इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है एक ऑफिस जिसको कहते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। क्या होता है कि ये जो कंपनीज हैं जिन्हें लगता है कि किसी तरह की अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा है, ये क्या करेंगी, ये वेबसाइट पे जाएंगी और एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होता है, तो इस तरीके से ये अप्लाई करेंगी इन दी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज और अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करेंगी। फर्दर ये जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, ये ऑफिस एक इन्वेस्टिगेशन बिठाएगा, और एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये देखेगा कि वाकई में इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, क्या ये डंपिंग है, क्या वही चीज इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती बेची जा रही है और उनके लोकल मार्केट में नॉर्मल रेट पे बेची जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेट की जाएंगी, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, और उसके बाद में ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है ये इम्पोज करेगा आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये कलेक्ट कौन करता है, तो ये कलेक्ट करेंगे वहां के जो कस्टम डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली बात है, जब चीजें इंपोर्ट होती हैं तो वहां पे हमारा कस्टम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, टैक्सेस वसूलने के लिए, तो वहां पे जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है वो इन्हें कलेक्ट करने का काम करेगा। तो इंडिया में हु इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी, सो द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, they impose the anti-dumping duty after a thorough investigation on the complaint received by the local companies. Okay, fine. अच्छा, एक और टर्म जो है वो हमें सुनने में आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी के साथ में, जो कि है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब कई बार क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी तो हम समझ चुके हैं, जब कोई कंट्री जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है और सेम चीज को अपने मार्केट में सेल कर रहा है 10,000 में, और दूसरी जगह जब एक्सपोर्ट करता है तो इसे एक्सपोर्ट कर देता है 5,000 में, ठीक है, जिससे धीरे धीरे उस कंट्री का जहां पे एक्सपोर्ट किया उसने, उस कंट्री का लोकल कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो इस तरह के अनफेयर प्रैक्टिस को कहते हैं एंटी डंपिंग डंपिंग, और इसके अगेंस्ट लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, अब इंडिया है, इंडिया बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करे अपने मैन्युफैक्चरर्स को, टैक्स का एग्जेम्पशन दे दे, इस तरह की कोई बेनिफिट्स देता रहे, ठीक है, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने लैंड अवेलेबल करवा दिया फ्री में, ठीक है, तो कंपनी ने वहां पे अपना प्लांट बना लिया। फिर इंडिया ने कहा कि आपको लैंड का पैसा तो अब देना नहीं पड़ा है, आप टैक्स भी मत दो, ठीक है, तो इन्होंने टैक्स भी नहीं दिया, ठीक है, इनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा दिया बहुत चीप रेट पे, यानी कि इनको सब्सिडी दे दी, तो रॉ मटेरियल का पैसा पैसा जो है वो भी इनका बच गया। अब क्या हुआ, इस तरीके से काफी सारे खर्चे तो बच गए यहाँ पे। तो इस कंट्री, मतलब ये कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बहुत कम रहेगा, ये बहुत कम रहेगा, क्योंकि इतने खर्चे तो इनको बच चुके हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ये एक नॉर्मल नॉमिनल रेट पे ये सेल कर पाएंगे, ठीक है, नॉमिनल रेट पे ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है, तो इस तरीके से जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इनका कॉस्ट इतना हाई नहीं रहेगा, जिससे कि दूसरे मार्केट में यू नो ये कम रेट पे सेल कर पाते हैं चीजों को, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है ये बहुत बढ़ जाता है। सपोज यूएसए से कोई हम आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब यूएसए तो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज और टैक्स एग्जेम्पशन दे दिए, और वहां पे सेम चीज का प्रोडक्शन जो है वो 2,000 में हो गया, और यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया 3,000 में, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया 3,000 में, दैट मीन्स उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में वही चीज 5,000 में अवेलेबल है, तो लोग यूएस से इंपोर्ट करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन गुड्स को खरीदना, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को आगे बढ़ा रही है थ्रू प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड टैक्स एग्जेम्पशंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी इनकम है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह के टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं दे सकता, बट यूएस जैसे कंट्रीज ऐसा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो इनके ऊपर इनको काउंटर करने के लिए, ऐसे इंपोर्ट्स को काउंटर करने के लिए हम लगा सकते हैं यहाँ पे एक ड्यूटी जिसे कहते हैं काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है उसको कहा जाता है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा के बैलेंस कर देते हैं अमाउंट को।
ठीक है, दोनों जगहों पे होम कंट्री के रेट से बराबर कर देते हैं इंपोर्ट्स के रेट को। तो इसको कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पे लोकल मार्केट में भी चीज उसी रेट पे बेची जा रही है और एक्सपोर्ट भी सेम रेट पे की जा रही है। बट यस, कॉस्ट कम है क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को किसी तरह की सब्सिडीज यहाँ पे मिल गई हैं। So, guys, this was the difference between the different types of duties that are imposed by the rules and regulations that are prescribed to counter the unfair practices by the World Trade Organization. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा मुद्दा जो है वो समझ में आया होगा और समझ में आया होगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और उससे रिलेटेड वैलिडिटी इश्यूज क्या होते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर नाउ एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।